ओके क्लास, आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब हमें पता है कि जो फेवर्ड साइट है ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन की वो है एम्पुला। तो एम्पुला ऑफ फलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होना है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम डायग्रामेटिकली क्या समझ लें कि जैसे सपोज़ करो ये फिम्बरी है, ठीक है, ये फलोपियन ट्यूब है और ये एम्पुला का रीजन, उसके बाद से यूटरस का पोर्शन। ठीक है, ये यूटरस का पोर्शन हो, ये सर्विक्स का पोर्शन हो और ये वजाइनल पोर्शन हो। ठीक है, तो अब हमको देखना क्या है कि जैसे फर्टिलाइजेशन का जो एरिया है वो ये है, ठीक है, एम्पुला। अब क्या होगा कि इजाकुलेशन के टाइम हमको पता है कि ये मान लो वेजाइनल पैसेज है, ये वेजाइनल पैसेज है, ये सर्विक्स का रीजन। तो हमें पता है कि वेजाइनल पैसेज में पर इजैकुलेशन नियरली 200 to 300 मिलियन स्पर्म डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं 200 to 300 मिलियन स्पर्म in 2.5 to 5 ml 5 ml semen, ठीक है, get deposited in vagina। ठीक है, अब ये जो स्पर्म होंगे, ये स्पर्म आकर के वेजाइनल पैसेज के अंदर कोएगुलेट हो जाते हैं। कोएगुलेट इसलिए होते हैं ताकि इसका ड्रेनेज ना हो जाए। अगर वेजाइनल फ्लूइड या सर्विकल या यूट्राइन फ्लूइड का पैसेज हो रहा हो, ठीक है, तो उस पैसेज के साथ जो स्पर्म लोडेड वेजाइना है उसमें से स्पर्म क्या होंगे, वॉश आउट हो करके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। इसको बचाने के लिए क्या होगा कि जो सीमेन है या स्पर्म है वो वेसिकुलेज एंजाइम के हेल्प से यहाँ पे कोएगुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कोएगुलेटेड by help of vesiculase enzyme to prevent its drainage। ठीक है, तो इसका ड्रेनेज ना हो इसलिए यहाँ पे ये क्या करेंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे सारे। अब हमें पता है
कि जो वेजाइनल पैसेज का कंडीशन होता है वो एसिडिक होता है। अब एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या होगा कि स्पर्म की जो मोटिलिटी होगी वो स्लो होगी। ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट एसिडिक है, सो स्लो मूवमेंट। ठीक है, स्पर्म की जो मोटिलिटी होगी वो स्लो रहेगी, लेकिन जैसे ही सर्विकल पैसेज की तरफ ये चला जाएगा, जो इन्वायरमेंट होगा वो अल्कलाइन हो जाता है, और इसीलिए जो मूवमेंट होगा वो फास्ट मूवमेंट हो जाएगा। फास्ट मूवमेंट, याद रखना कि फास्ट मूवमेंट का मतलब बहुत फास्ट नहीं, जो स्पीड होता है स्पर्म का वो नियरली 1.5 to 3 mm पर मिनट होता है। ठीक है, नियरली 1.5 to 3 mm पर मिनट ये स्पीड होती है इसकी। ठीक है, अब क्या हुआ कि स्पर्मेटोजोआ पास करके और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब इस बीच में हम ये कहेंगे कि एक तो अल्कलाइन इन्वायरमेंट ने इसको हेल्प किया फास्ट मूवमेंट के लिए, दूसरी चीज़ हम बोल सकते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं सीमेन में वो यूटेराइन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन किए, उससे भी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे अल्कलाइन इन्वायरमेंट प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या होता है, यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, प्लस फ्रक्टोज जो है वो न्यूट्रिशन दे रहा है। ठीक है, एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स स्पर्म के फ्लैजिला के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी सोर्स है वो फ्रक्टोज से आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिल करके हेल्प कर रही हैं, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स ओवम। एक चीज़ याद रखना है कि इसके साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है ओवम का सरफेस। ठीक है, या अट्रैक्टेंट ओवम के सरफेस से रिलीज़ होते हैं, जो क्या करेगा, स्पर्म को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, स्पर्म को सिग्नल करेगा उधर आने के लिए। तो हम ये कह दें, इन एडिशन some chemoattractant released on surface ovum attract sperm towards them। ठीक है, तो उनके तरफ अट्रैक्ट होने के लिए कुछ केमो अट्रैक्टेंट भी हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि जैसे देखेंगे तो स्पर्म का जैसे जैसे पैसेज होता है, हमें पता है कि नियरली इस एरिया तक
फ्यू थाउजेंड स्पर्मेटोजोआ रीच कर पाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बोल देंगे कि फ्यू थाउजेंड स्पर्म साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक लगभग कुछ हज़ार स्पर्मेटोजोआ पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखना कि जैसे जैसे स्पर्म का मूवमेंट होता है इस पैसेज में, जैसे जैसे स्पर्म इस पैसेज से मूव करते हुए जा रहा है, एक बहुत ही पिक्यूलियर फेनोमिना होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो अब ज़रा देख लेते हैं कि ये कैपेसिटेशन क्या है। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन के केस में होगा क्या कि ये क्या है, कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, इसका अगर हम कोई डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं कंडीशनिंग ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, अब एक चीज़ देखना कि हम ये बोल सकते हैं कि फ्रेशली इजैकुलेटेड स्पर्म हो या फ्रेशली इजैकुलेटेड स्पर्म और फ्रेशली इजैकुलेटेड ओवम, इन दोनों को हम क्या आर्टिफिशियल मीडियम में या टेस्ट ट्यूब में ऐसे ही फर्टिलाइज़ नहीं करा सकते, ऐसे ही इनका फ्यूज़न नहीं करा सकते। ठीक है, विदाउट कंडीशनिंग। ठीक है, तो अभी अब अगर हमको कैपेसिटेशन का मतलब पता चल जाए कि ये होता क्या है, तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि फ्रेशली इजैकुलेटेड स्पर्म कभी ओवम को फर्टिलाइज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो स्पर्म का हेड है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे सपोज़ करें कि ओवम यहाँ पे कहीं है। ठीक है, ये ओवम का सरफेस है और स्पर्म जो है, स्पर्म में अगर हम देखेंगे तो ये सपोज़ करो कि स्पर्म और ये इसका एक्रोजोम है। ठीक है, ये न्यूक्लियस और बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स। अब होता क्या चीज़ है कि स्पर्म के हेड पे ग्लाइकोप्रोटीन का कवरिंग होता है। ठीक है, स्पर्म के हेड पे ग्लाइकोप्रोटीन का कवर है। अब जैसे जैसे स्पर्म इस एरिया में पास करेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा कि जो फ्लूइड है, ठीक है, जो फ्लूइड है ऑफ यूटेरस, सर्विक्स and fallopian tube ठीक है, वो क्या करता है, इसको वॉश करता है। ठीक है, क्या होगा कि इसी फ्लूइड से जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो धुलता जाता है जैसे जैसे स्पर्मेटोजोआ आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं वॉश हेड। और जैसे ये ग्लाइकोप्रोटीन इसके सरफेस से हट जाएगा तो ये स्पर्मेटोजोआ का कंडीशन हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या है कि इसके सरफेस पे अगर ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, ठीक है, तब हम बोल देंगे कि ये एक्टिवेटेड स्पर्म है। ठीक है, ये हो गया एक्टिवेटेड स्पर्म। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन के इसके सरफेस से सेपरेशन को ही, ठीक है, या वॉश आउट करने को ही हम कैपेसिटेशन बोलते हैं। जब तक सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन रहेगा तब तक ये फर्दर कोई रिएक्शन नहीं कर सकता है, जैसे कि एक्रोसोमल रिएक्शन है या फर्टिलिजिन एंटी फर्टिलिजिन रिएक्शंस हैं, ये सारे रिएक्शंस ये नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके। बाकी की चीज़ें हम लोग अगले क्लास में देखते हैं।